Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of December 2022 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट एंड दीज आर द मिंट न्यूज़पेपर हेडलाइंस। और आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के डिस्कशन में ही हम अप्रॉक्सीमेटली 8 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। और इन 8 न्यूज़ आर्टिकल्स के अलावा आज हम मिंट्स के भी 3 न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के पेपर में जो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ दी हुई हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक सबमिट कराई थी उससे रिलेटेड है। तो हम सबमिट की न्यूज़ केवल इस सेक्शन में कवर करेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मिंट के पेपर की वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 और 5 पर दिए हुए भी कुछ आर्टिकल्स कवर करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू BFSI इनसाइड समिट जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने ऑर्गेनाइज करी थी। तो बेसिकली इसमें ओपिनियन है, कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके ओपिनियन को हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। क्रेडिट ग्रोथ नॉट एक्सुबरेंट सोज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दास। एक्सुबरेंट्स को हिंदी में बोलते हैं विपुल, और अगर इसको बहुत स्पेसिफिक बताएं तो इंथुजियास्टिक, जॉयफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो बेसिकली इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है उसको देखते हुए जो हमारे RBI के गवर्नर हैं उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उन्होंने कहा है जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को शो ज़रूर करती है, रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है। तो जिस तरीके से क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में डिफरेंस आ रहा है उसको देखते हुए जो RBI के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड की BFSI इनसाइड समिट में वेडनेसडे को बोला कि जो एक्चुअल में क्रेडिट ग्रोथ रेट दिख रही है दैट लुक्स वेरी हाई। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट। तो बेसिकली हमारे जो RBI के गवर्नर है उनका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक ऐसा कोई क्रेडिट ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्रेडिट ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। तो इसी लो बेस इफेक्ट के कारण जो इस बार क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। और इवन जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट इस बार लो दिख रही है वो कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि लास्ट ईयर जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस दिख रहा है क्रेडिट ग्रोथ रेट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में। ऐसा कहना है हमारे RBI के गवर्नर का। एक्चुअल में कोई क्रेडिट जो हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट दिख रही है वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है, लेकिन यस कहीं ना कहीं ये क्रेडिट ग्रोथ रेट ये ज़रूर इंडिकेट कर रही है कि जो इकोनॉमी है वो फंडामेंटली अभी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हियर मीन्स इंडियन इकोनॉमी। बट हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट और लो क्रेडिट ग्रोथ रेट दैट इज प्रिटी बिकॉज ऑफ द लो बेस और हाई बेस इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऐसा उन्होंने इस पर्टिकुलर समिट में कहा। क्योंकि बहुत टाइम से क्रेडिट ग्रोथ रेट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट को लेकर के न्यूज़ आ रही थी, एक्सपर्ट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, तो उसको लेकर के क्लैरिटी करी। अगर हम RBI का रिसेंट डेटा देखें तो रिसेंटली जो RBI ने लेटेस्ट डेटा पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 17.5% रही है इन द मंथ ऑफ और टिल द मंथ December 2, और जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.9% रही है। और अगर इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पिछले साल देखें तो पिछले साल क्रेडिट ग्रोथ रेट सेम टाइम पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली 7.3% थी, और जो डिपॉजिट था वो 9.4% था। तो यू कैन ईजिली सी कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है उसमें लो बेस इफेक्ट विजिबल हो रहा है, और जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है उसमें हाई बेस इफेक्ट विजिबल हो रहा है, क्योंकि पिछले साल डिपॉजिट रेट जो बहुत ज़्यादा हाई था, क्रेडिट ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो थी, उसके कंपैरिजन में इस साल हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्रेडिट ग्रोथ रेट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में, ऐसा मानना है हमारे RBI का गवर्नर का। और अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, नंबर्स के टर्म में बात करें, तो लोन ग्रोथ इन द लास्ट past year was approximately 19 trillion and deposit acceleration was 17.4
4 ट्रिलियन। तो जो डिपॉजिट एक्रेशन था वो 17.4 था और जो लोन क्रेडिट ग्रोथ रेट थी वो 19 ट्रिलियन थी लास्ट ईयर में। और इस डेटा को देखते हुए जो हमारे आरबीआई गवर्नर उनका कहना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ अभी प्रेजेंटली चल रही है दैट इज सर्टनली फार अवे फ्रॉम द इंथुजियास्टिक लेवल और द ऑप्टिमिस्टिक लेवल और द एक्सॉपरेंस लेवल दैट पीपल आर कॉलिंग कि क्रेडिट ग्रोथ रेट इंडियन इकॉनमी में ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है ये बिकॉज ऑफ द लो बेस इम्पैक्ट हमें हाई दिख रही है एज पर द गवर्नर। और इन सब सिनेरियो के बीच में जो हमारे गवर्नर उनका ये भी मानना है कि क्रेडिट जो डिपॉजिट रेट है वो भी पिकअप कर रहा है एंड दे मे इवन गो अप इन द लिटिल बिट मोर इन अपकमिंग टाइम। और क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट करते हुए बोला कि स्टिल उनका यही मानना है कि जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी और लीगैलिटी को लेकर के इशू, तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी अभी भी इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्रेडिट ग्रोथ रेट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट पे क्लियरेंस देते हुए क्रिप्टो करेंसी पर भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इसके अलावा कुछ अगर टॉप व्यूज़ की बात करें तो कुछ टॉप व्यूज़ भी दिए हुए, जैसे फार्मर जो चेयरमैन है सेबी के उनका भी है, डिप्टी गवर्नर आरबीआई जो मिस्टर टी रविशंकर है उनका भी है, जो पेटीएम के सीईओ हैं उन्होंने भी अपने कई सारे एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस पर्टिकुलर समिट में आए थे। कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, कुछ ओपिनियंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि जो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं मिस्टर टी रविशंकर, उनका क्या कहना है। नीड वन रूल फॉर दोज ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज, डिप्टी गवर्नर। तो जो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उनका ये कहना है कि अगर ऐसी कोई भी एंटिटी जो बैंकिंग सर्विसेज फॉलो को ऑफर कर रही है, बैंकिंग सर्विसेज के प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, दैट नीडेड टू फॉलो regulations that are set for the bank by Reserve Bank of India। तो बेसिकली यहाँ पर जो की पॉइंट है मिस्टर टी रविशंकर के अकॉर्डिंग वो ये है कि अगर कोई भी एनबीएफसी किसी भी तरह के बैंक्स प्रोडक्ट या बैंकिंग सर्विसेज को ऑफर कर रही है तो वो भी बैंकिंग रेगुलेशन के तहत आएगी। देयर इज़ वन लाइसेंस फॉर बैंक। और ऐसी कोई भी एंटिटी जो कि किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है उसको उन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या कि अगर डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए डिफरेंट रेगुलेशंस ला दिए जाएंगे, भले ही वो सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, तो इट विल क्रिएट द इनएफिशिएंसी इन द मार्केट। That is why to avoid the inefficiencies caused by the differential regulation for the similar activities across the different entities, non-banking institutions underlying banking activities functions need to be licensed and need to be regulated just like the banks। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि उसी पर्टिकुलर सबमिट से ही रिलेटेड है। कंसोलिडेशन ऑफ पीएसपीज गिव्स अ रोबस्ट बेस टू स्केल बैंकर्स। तो यहाँ पर डिफरेंट बैंकर्स एसबीआई, यूको के, बैंक ऑफ बड़ौदा के और नेफेड के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, स्टेट ओन बैंक्स का कंसोलिडेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, दैट विल गिव अ रोबस्ट बेस्ड फॉर स्केल अप द बैंकिंग सर्विसेज। और ये इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ऐसा मानना है यूको, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव का, क्योंकि दिस विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन ओनरशिप, better capitalized bank entities। Apart from it, this will also reduce the burden on the banks and it will also help the banks to formulate the or synergize the product, services and strategies in a better manner। तो फिलहाल के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है स्टेट ओन बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, इसको अप्रिशिएट करते हैं, बोल सकते हैं इसके लिए पॉजिटिव बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हुए जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कि ये कहना है दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ दी स्टेट ओन बैंक्स कैन बी डन थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक एंड डेफिनेटली इट विल ऑफर अ वाइडर बेस ऑफ इन्वेस्टर्स विदाउट अ हैसल। तो बेसिकली उनका ये मानना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो भी इससे इम्प्रूव होगा। देर इज़ नो वरी टू अबाउट द हाई क्रेडिट ऑफ टेक। अपार्ट फ्रॉम इट दे आर ऑल्सो सेइंग दैट जो रिस्क मैनेजमेंट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा बाय दिस कंसोलिडेशन। तो ऊपर जो कंसोलिडेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसको लेकर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो डिफरेंट बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर अप्रिशिएटिंग दिस पर्टिकुलर मूव बाई गवर्नमेंट इनटू दिस पर्टिकुलर समिट। अब देखते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट सी एक्सपोर्ट शॉक्स फ्रॉम ग्लोबल रिसेशन। तो अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इस BFSI समिट में कुछ एक्सपोर्ट्स को लेकर के, ग्लोबल रिसेशन को लेकर के भी कुछ पैनलिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो बेसिकली ये मानना है कि अभी तक जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है इंडियन इकोनॉमी उससे रिलेटिवली
इंसुलेटेड रही है। इट मीन्स इन कंपैरिजन टू द अदर इकोनॉमीज इंडिया पर ग्लोबल रिसेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसका एक रीज़न भी है कि इंडिया जो है वो डिमांड ओरिएंटेड, हम बोल सकते हैं इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। हमारा बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वो डिमांड और इंटरनल डिमांड और इम्पोर्ट पर है भी। हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एक्सपोर्ट से नहीं आता। हम ये सीधे सीधा के शब्दों में इसको बोले तो ये मानना है एक्सपर्ट का कि अभी तक जो ग्लोबल रिसेशन रहा है, जो ग्लोबल रिसेशनरी विंड्स ब्लो कर रही हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उससे इंडिया अभी कंपैरेटिवली इंसुलेटेड रही है। लेकिन जो थर्ड वेव और जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसके बाद जो इकोनॉमिक में, जो ग्लोबल इकॉनमी में जो ये रिसेशनरी इवेंट्स ब्लो कर रही हैं, इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकॉनमी में देखने को मिल सकता है। ग्लोबल इकॉनमी एक्सपेक्टेड टू स्लिप इनटू रिसेशन इन कैलेंडर ईयर 2023 एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पर विजिबल नहीं होगा। द इम्पैक्ट विल स्ट्रांगली बी फेल्ट बाई इंडियन इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वेरिएशन एंड ट्रेड। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट करेगा, ऐसा मतलब डेफिनेटली इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया इज अ डिमांड ओरिएंटेड इकॉनमी। तो डिमांड तो हमारे यहाँ रहेगी पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनसे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स अगर हम देखें यूएस और ईयू जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, दे आर फेसिंग द रिसेशनरी कंडीशंस। तो उनके यहाँ डिमांड नहीं है और इसी वजह से जो शॉक है ग्लोबल रिसेशन का वो हमारे एक्सपोर्ट शॉक के रूप में इंडियन इकॉनमी को फेस करने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो ये तो सारे आर्टिकल्स रहे आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के। अब हम देख लेते हैं कुछ आर्टिकल मिंट के, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज जितने भी न्यूज़ आर्टिकल कवर किए हैं वो BFSI समिट से ही रिलेटेड है। तो हमने सोचा कि मिंट्स के भी जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 3 और 4, उनको आज के डिस्कशन में कवर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल मिंट के जो पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट वेज PLI लाइक प्लान फॉर वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स। PLI स्टैंड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये स्कीम गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत पैंडेमिक के ड्यूरेशन में लाई थी और इसका पर्पस था एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ हिस्ट्री रही है वो ऐसी रही है। जनरली कोई इकॉनमी जो होती है वो पहले प्राइमरी सेक्टर से लेकर के सेकेंडरी सेक्टर तक जाती है, फिर सेकेंडरी से टर्शरी पर जाती है। इंडिया के केस में हुआ, इंडिया प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली टर्शरी में चला गया। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए उसने बहुत सारे स्कीम्स, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कई सारे प्रोग्राम्स लाए, हम सभी जानते हैं। और पैंडेमिक के ड्यूरेशन में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को रियलाइज करने के लिए, मेजोरलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत और एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर, आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम लाई थी जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी और एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को मेटेरियलाइज करने की कोशिश करी गई थी। और इसी के तहत PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी। पहले ये इंसेंटिव स्कीम्स इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सेक्टर के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाई गई थी। लेटर ऑन इसको 13 और सेक्टर में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट इसी पर्टिकुलर PLI स्कीम को जो वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स हैं उन जो मैन्युफैक्चरिंग है उस सेक्टर में भी एक्सटेंड करना चाह रहे। तो गवर्नमेंट विल लाइकली टू अनवेल अप्रॉक्सीमेटली 2500 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम टू बूस्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वैक्सीन तो इंडिया भी बनाता है, हमने इंडिया ने ही बहुत सारे कंट्रीज को सप्लाई भी करी है, तब वैक्सीन के केस में हमें क्यों इतना PLI स्कीम की जरूरत पड़ रही है? अगर आप देखें, अगर स्पेशली वैक्सीन की नहीं, इंडिया के अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस फार्मा सेक्टर में जो रॉ मटेरियल है, मोर स्पेसिफिकली जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसको हम API बोलते हैं, इसको लेकर के जो डिपेंडेंसी है इंडिया की चाइना और अदर कंट्रीज पर, उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मार्केट है उसका 60% डिपेंडेंसी हमारा चाइना पर है। और जिस तरह से चाइना में अभी कोविड की सिचुएशन है उसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा वरीसम है और इंडिया में भी हाई लेवल मीटिंग एग्जीक्यूट करी जा रही फॉर चेकिंग द सिचुएशन ऑफ COVID-19, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा इस समय COVID-19 फिर से फैल गया है। तो हम बात कर रहे थे API की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के जो इंडिया की डिपेंडेंसी, बेसिकली रॉ मटेरियल होता है जो किसी भी ड्रग में, वैक्सीन में यूज़ होता है फॉर जनरेटिंग द स्पेसिफिक थेरापेटिक इफेक्ट्स। तो इसी की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए
गवर्नमेंट जो है वो 2500 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने जा रही है एज अ PLI स्कीम टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन रॉ मटेरियल। जिससे क्या होगा, हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, इन्हांस होगा। वैक्सीन बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें भी हम सेल्फ रिलायंट होंगे, उसको भी हमें किसी बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो amid the resurgence of COVID cases worldwide, now government is thinking to propagate or thinking to launch this particular financial assistance PLI scheme for vaccine raw material as per the two official familiar with the development। तो इस बजट में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपरली अनाउंस कर देगी जस्ट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी फॉर फिल्टर्स, cassettes and cartridge used in vaccine manufacturing and increase the production of immunization shots in the कंट्रीज। तो फिल्टर, कैसेट्स और कार्टेज को लेकर के जो डिपेंडेंसी है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोबेबली ये रॉ मटेरियल यूज़ होते होंगे, API भी यूज़ होता होगा, तो उसकी वजह से जो और वो हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करते, तो डेफिनेटली हम बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा वैक्सीन की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग तो हम करते हैं, वो भी बाहर के कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। दैट इज़ वाई टू रिड्यूस दैट डिपेंडेंसी गवर्नमेंट इज ऑफरिंग और लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। एंड while India is a global leader in case of vaccine production, its import key raw material needed to be manufactured in India only। तो जो एक्चुअल में सेल्फ रिलायंस है वो इंडिया अचीव कर पाएगा इन केस ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की डिपेंडेंसी रही है अदर कंट्रीज़ पर पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, वो प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला है कि पूरा कंट्री जो है उसके में जो प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन है वो एक्सपोज हुआ था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, क्योंकि वैक्सीन की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारे कंट्रीज़ की जो वैक्सीन की डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनका जो ऑर्डर्स थे वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। देयरफॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द रिलायबल सप्लाई। जैसे इंडिया की इमेज भी खराब ना हो, कई सारे कंट्रीज़ ने ऑर्डर दिया था इंडिया को, पर इंडिया जो है वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उसको लेकर के हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पर थी, और अदर कंट्रीज़ में जिस तरह से पैंडेमिक फैला हुआ था तो सप्लाई चेन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से कई बार इंडिया ने अपने ऑर्डर भी कैंसिल किए। और अगर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना और US जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इन केस ऑफ वैक्सीन रॉ मटेरियल। तो बेसिकली हम चाइना और USA से वैक्सीन के रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज नाउ मूविंग द कैबिनेट नोट फॉर द प्रपोजल। तो ये PLI स्कीम के अप्रूवल के लिए, कैबिनेट अप्रूवल के लिए फिलहाल के लिए प्रपोजल जा चुका है, और ऐसा कहा जा रहा है कि फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर PLI स्कीम से जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है ये मेडिसिन, बल्क मेडिसिन, APIs और मेडिकल डिवाइसेस, इन सब की भी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, वैक्सीन के अलावा जो अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, APIs हैं, उन पर भी फोकस किया जाएगा सो दैट दिस आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो लेट अस सी कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है कि नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 2 पर दी हुई है मिंट के। सेंटर वॉचफुल ऑफ इन्फ्लेशन अवर्टेड रिसेशन सेज FM। तो इस समय जो रिसेशन की सिचुएशन चल रही है और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी एक्ट कर रही है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन चल रहे हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को सेल थ्रू किया जाए। हालांकि अभी इम्पैक्ट तो विजिबल नहीं है रिसेशन का, बट जो आगे आने वाले बजट है, जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर, डेफिनेटली उसमें डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट इंडिकेटर्स के फॉर्मेट में इंडिया में रिसेशन, जो ग्लोबल रिसेशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो विजिबल होगा। उसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए पूरी नज़र रखे हुए है इन्फ्लेशन पर कि अभी इन्फ्लेशन कैसे मूव कर रही है। हालांकि ये हम सभी जानते हैं कि दिस इज़ प्योरली एक्सट्रेनियस इन नेचर। अभी जो इन्फ्लेशन हो रही है उसका जो फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल नेचर के हैं, जैसे कि फ्यूल और फर्टिलाइज़र कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो भी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन। उसमें इंडिया में कोई इनएफिशिएंसी या इंडिया के कोई स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ये दैट इज़ टोटली एक्सटर्नल इन नेचर। और लेकिन अब है एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो डिफेंड करना है इंडियन इकोनॉमी को, और RBI को इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करके चलना है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन कॉजिंग जो फैक्टर्स हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं।
और पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से हाई टोस पर है। तो बेसिकली राज्यसभा में एक डिबेट हो रही थी जहां पर सप्लीमेंट्री डिमांड को लेकर के डिबेट हो रही थी। तो वहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को डिफेंड किया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो फॉर्जरी की गई है, उनमें कुछ उसमें मैनिपुलेशन किया गया है। एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिफरेंट है, जो कि डेटा में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसको लेकर के उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उसको बेसिकली डिफेंड करते हुए ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली। तो वहीं पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस, गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से नहीं, एक्सट्रेनियस है। हालांकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से नज़र रखे हुए है हर तरह के इन्फ्लेशन में, चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, चाहे वो CPI हो। और इसके बावजूद, इन सारे क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने CPI और WPI का डेटा दिया और बोला कि फ़िलहाल के लिए जो CPI है वो अपने WPI वो अपने 21 मंथ के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। और यही सेम ट्रेंड हमें CPI में भी देखने को मिल रहा है। CPI भी अब RBI की टॉलरेंस लिमिट के एटलीस्ट मैक्सिमम पॉइंट के लिमिट के अंदर आ गए। तो गवर्नमेंट जो है और RBI जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो WPI है, CPI है, उसको टॉलरेंस लिमिट तक रखा जाए। और अगर इंडिया की हम अभी भी बात करें तो इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी बेटर हैं इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़, इन कंपैरिजन टू द 2013। बेसिकली कांग्रेस को टारगेट करते हुए बोला कि 2013 में जो इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स थे उनसे बेटर सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी अभी भी है। क्योंकि 2013 के समय अगर देखें तो इंडिया वॉज क्लास्ड बाई सम एनालिस्ट एज वन ऑफ द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। तो एटलीस्ट वो सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को अभी भी एक ब्राइटेस्ट स्पॉट के रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द ग्लोबल इकोनॉमी ऑन सेवरल ओकेजन्स। तो बेसिकली एक डिबेट में उन्होंने पॉलिटिकल कुछ अपने स्टेटमेंट्स भी दिए, उसमें फिलहाल हम नहीं जानते। तो दीज आर द ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दैट आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ रीइटरेटेड अबाउट इंडियन इकोनॉमी की। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.88 पर आ गई है, 6 की जो टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर में है। मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं वो 2013 के कंपैरिजन में बेटर है। एटलीस्ट इंडिया जो है वो 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज़ की कैटेगरी में अभी नहीं है। टैक्स रिवेन्यू जिस तरीके से बढ़ रहे हैं डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए और फिस्कल डेफिसिट को टारगेट को अचीव करने के लिए। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड की ही है। टॉरेंट टू विन रेस टू एक्वायर रिलायंस कैपिटल फॉर 8,640 करोड़। तो फाइनली अहमदाबाद बेस्ड टॉरेंट ग्रुप ने इस रेस को जीत लिया है। रिलायंस कैपिटल को एक्वायर कर लिया 8,640 करोड़ में। तो कंपनी का ऑक्शन हुआ वेडनेसडे को रिलायंस कैपिटल का, जिसमें टोरेंट ग्रुप ने 8,640 करोड़ में कंपनी को एक्वायर कर लिया है। सो व्हाट आर कैप्ट ओन, आर कैप्ट में कौन कौन सी कंपनी आती हैं? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे 51% स्टेक जो है रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस का है, 20% स्टेक जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंजेस का। तो फाइनली टोरेंट हैज विन दिस रेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोविड नॉट ओवर, सेंटर बैटन डाउन अगेंस्ट द ग्लोबल स्पाइक। तो जिस तरीके से चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड जो है वो कॉशियस हो चुका है। इंडिया भी उसी कैटेगरी में है। हाई लेवल मीटिंग एग्जीक्यूट करी जा रही है, हाई लेवल मीटिंग कॉल करी जा रही हैं। जो इंडिया के यूनिट हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका भी ये बोलना, उन्होंने भी एक रिव्यू मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करी है टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स की और एक्सपर्ट्स की, जहां पर इंडिया की कोविड जो प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर के डिस्कशन किया गया। और कहा कि अगर इंडिया में इमीडिएटली कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, नोवल कोरोना वायरस केसेस देखने को मिलते हैं जो कि अभी फिलहाल ग्लोबली फैले हुए हैं, तो इंडिया की क्या प्रिपेयर्डनेस है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नए केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट यस ये मानना है एक्सपर्ट्स का और मिनिस्टर का भी कि कोविड जो है वो पैंडेमिक जो है वो अभी भी ओवर नहीं हुआ है। इंडिया इज़ ऑन हाई अलर्ट और जितने भी सर्विलांस हैं उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया है। सिचुएशन के लिए इंडिया को जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि आप प्रिपेयर्डनेस रखिए। इंडिया में अभी इस नए वायरस के, जिसको हम बोल रहे हैं सब बी वेरिएंट BF7, ये इसके 3 केसेस जो हैं इंडिया में अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, जिसको लेकर के चाइना में अभी बहुत ज़्यादा सर्ज मचा हुआ है। तो सब वेरिएंट BF7 के 3 केसेस इंडिया में आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 0 डेथ सेज चाइना बट पैनिक स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। तो चाइना अपने जो कोविड को लेकर के जो स्प्रेडनेस है, जिस तरीके से कंपनीज वहाँ पर रिट्रेंचमेंट कर रही हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट, उसको लेकर के चाइना ने बोला है कि अभी तक डेथ जो हैं, जो नया वायरस आया सब वेरिएंट BF7, उसकी वजह से डेथ तो अभी 0 ही है, डेथ नहीं कॉज हो रही है, लेकिन पैनिक जो है वो ऑल अक्रॉस द कंट्री फैल चुका है।
citizens are in panic because of this surge in COVID-19 cases again. बट जिस तरीके से ये आउटब्रेक फिर से ग्रो कर रहा, दैट इज स्पार्किंग क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स वायरस अकाउंटिंग एज अ कैपिटल ब्रेसेस फॉर सर्ज ऑफ द केसेस। और वैसे भी चाइना अपनी ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लेकर के पहले ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर चुका है, और ऐसा आप ये कहना है कि जिस तरीके से कोविड सर्ज हो रहा है, चाइना जो है वो डेथ के केसेस में, नंबर्स में, फैक्ट्स में भी मैनिपुलेशन कर रहा है। फिलहाल के लिए चाइना का ये स्टैंड है कि अभी इस पर्टिकुलर नए वायरस से कोई भी डेथ नहीं हुई है, बट येस इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो कि मिंट की है और एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स फ्रॉम चाइना। व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? It is basically a protectionist tariff imposed by domestic government on foreign import. जो foreign imports आते हैं उस पर ये tariff लगाया जाता है just to protect the domestic territory or the domestic market or the domestic economy from the foreign imports. So अगर इसको डिफाइन करें तो it is a protectionist tariff imposed by domestic government on foreign import that are at a price lower than the price it normally charge in its own home market. So anti-dumping duty is imposed as a remedy to the distortive trade which arise due to the dumping of goods. So basically एंटी-डंपिंग ड्यूटी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के इंपोर्ट पर लगा सकती है। किस लिए लगा सकती है? जब उस इंपोर्ट के जो प्राइस हैं वो इतने लोगों की जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो अपने मार्केट से भी लो प्राइस पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में बेच रही है। तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंट्री इज डंपिंग दैट प्रोडक्ट इनटू अदर कंट्री, और उसका सीधा पर्पस यही होता है कि उस कंट्री की मार्केट को डिस्टॉर्ट करना, जो उसके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको ख़त्म कर देना और उस मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देना। इसीलिए कंट्रीज़ जो होती हैं इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है चाइनीज़ प्रोडक्ट पर। इस बार किस पर लगी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज द एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स। तो जो स्टील के जो सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स होते हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट होते हैं, उन पर गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो चाइना ट्यूब स्टेनलेस स्टील के ट्यूब पाइप्स इंपोर्ट कर रहा है उसके प्राइस जो इंडिया में कोट किए जा रहे हैं वो चाइनीज़ मार्केट से भी कम है। इट मीन्स चाइना के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो इंडिया की जो मार्केट है उसको डिस्टॉर्ट करना, जो स्टेनलेस स्टील की मार्केट है ट्यूब्स और पाइप्स की, उसको डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली 5 साल के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है इंडिया ने चाइनीज़ स्टील पाइप और ट्यूब्स पर, जिन्होंने एक्चुअल में इंजरी कॉज करी इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को। हालांकि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी और जो टैरिफ्स होते हैं हाईली रेगुलेटेड होते हैं WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, बट प्रोबेबली देखो हो सकता है कि शायद चाइना इसको लेकर के इंडिया की शिकायत भी कर सकता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी में। बट एज ऑफ नाउ इंडिया का ये कहना है कि चाइना की जो सीमलेस स्टील ट्यूब्स और पाइप्स हैं जो इंपोर्ट कर रहा है चाइना, उसने इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा इंजर किया है, और इसीलिए आगे आने वाले 5 सालों तक इंडिया ने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दी और इसके लिए नोटिफिकेशन भी रिवोक कर दिया गया है। सो लेट अस सी अब इसके बाद चाइना का क्या मेजर होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.